हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सिलेक्शन का सफ़र, आपके सफलता का सफ़र, ए जर्नी टूवर्ड्स योर सक्सेस एंड योर सिलेक्शन। लेकिन ध्यान से सुनना भाई कि यूट्यूब पे मैं थोड़े टाइम बाद में आ रहा हूं, तो थोड़ा फैमिलियर होने में टाइम लगेगा। 2 मिनट लूंगा आपके में, ठीक है? थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, बातचीत कर ले, उसके बाद केवल पढ़ाई की ही बात होगी, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, इंडियन ज्योग्राफी की नई सीरीज अपने शुरू करने वाले हैं। सीरियस मोड पे बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी की अपने नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान से रिलेटेड या सेंटर से रिलेटेड या किसी और स्टेट से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर उसमें इंडियन ज्योग्राफी आ रही है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है? बाइलिंगुअल चलेंगे। बाइलिंगुअल का मेरा मतलब है कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो मैं सारी की सारी आपको इंग्लिश में बताने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी। ध्यान रखना इस बात को। अगली चीज, साफ साफ मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन एंड मैपिंग, लेकिन मैपिंग को देखते ही कहीं ऐसा मत कर देना कि वीडियो यहीं पर छोड़ दो कि आज तो सर केवल नक्शा करवाएंगे। देखिए, नक्शे के साथ साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एज ए क्वेश्चन आ भी सकती है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? अच्छा, एक चीज और, बस केवल कुछ सेकंड और, उसके बाद में केवल पढ़ाई की बातें। राजस्थान ज्योग्राफी की अपनी एक सीरीज चल रही थी, वो मैंने होल्ड की थी, हालांकि उसमें बहुत आगे निकल चुके थे अपने। वो होल्ड इस वजह से की थी क्योंकि उस समय क्लियर नहीं था कि पुराने नक्शे के हिसाब से या नए नक्शे के हिसाब से, क्योंकि नए जिलों का निर्माण हो गया था और 33 से 50 डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, 33 से 50 जिले बना दिए गए। तो भाई उस समय क्लियर नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? बोर्ड ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि राजस्थान के अंदर जो वैकेंसीज आएंगी उसमें जो पेपर्स होंगे, मतलब राजस्थान में जो आने वाले पेपर हैं किसी भी एग्जाम के, वो नए नक्शे के हिसाब से, नए जिलों के हिसाब से जो है उसमें क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, ठीक है भाई? तो जल्द ही इन फ्यूचर आपके साथ शेयर करूंगा मैं राजस्थान ज्योग्राफी की भी अपनी एक पूरी सीरीज, जिसमें नए जिलों के हिसाब से अपने सारी बात करेंगे, ठीक है भाई? और आर्थिक समीक्षा भी राजस्थान की आ गई है, तो उस पर भी डिस्कशन अपना चलेगा। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स उस पर अपने वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है, आर्थिक समीक्षा जो है, वो अच्छे से कर लेना भाई। नहीं भी करो तो अपने करवा देंगे, ठीक है? तो जो भी है, चलिए अब अपने शुरू करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। देखो भी, ज्योग्राफी में अप्रोच क्या होती है? मैपिंग या नक्शे की अप्रोच होती है, ठीक है? हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग अप्रोच है। आपने अगर मुझसे पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता है कि पॉलिटी की अपनी एक अलग अप्रोच होती है, ठीक है? ज्योग्राफी की अपनी एक अलग अप्रोच होती है। तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही क्या है भाई, मेरा फॉर्टे ही क्या है कि अपने मैपिंग या नक्शे से करवाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि नक्शे का नाम सुनते ही यार आज तो केवल नक्शा होगा, ठीक है? वीडियो बंद मत करना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन है जो जिन पर अपने डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सामने एज ए क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? उसका एक सैंपल है ये प्योरली नक्शा, नक्शे पर मैप बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको नक्शा आता है, मैप आता है, तो आप ये सॉल्व कर दोगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। गल्फ ऑफ कैम्बे इज सिचुएटेड बिटवीन, गल्फ ऑफ कैम्बे को हिंदी में कहते हैं खंबात की खाड़ी निम्न के मध्य स्थित है, माहे एंड पुदुचेरी, दमन एंड दादर, दमन एंड दीव, कराईकल एंड पुदुचेरी। तो भाई अगर आपको आता है, तो अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली आर कंबाइंड टू फॉर्म वन यूटी। दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को, 15 नवंबर 2000 को, 26 जनवरी 2020 को, या 2 अक्टूबर 2021 को? तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। इनके आंसर अपने इसी वीडियो में ढूंढ लेंगे, ठीक है? इसी वीडियो में जब अपना डिस्कशन आगे चलेगा, इस क्लास में जब अपना डिस्कशन आगे चलेगा, तो कहीं ना कहीं इस पर, इन दोनों ही क्वेश्चंस पर अपने डिस्कस करने वाले हैं भाई। चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो एक तो हमें भारत का नक्शा आना चाहिए, ठीक है? और आपको अच्छे से पता है, अगर आपने मेरी ऑफलाइन क्लासेस ली है, तो जब तक अपने कोई राजस्थान ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी कराते हैं तो कम से कम 5-10 बच्चे तो होते ही हैं जो नक्शा बनाना सीख जाते हैं, क्योंकि इतनी बार भारत का नक्शा बनता है, इतनी बार राजस्थान का नक्शा बनता है, तो वो आपको आना चाहिए। उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की पृथ्वी पर या अर्थ पर लोकेशन क्या है भाई। और हम
पूरी अर्थ को लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स अक्षांश और देशांतरों की सहायता से बांटते हैं। अक्षांश और देशांतर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है? इन रियल दे आर एंगल्स, कोण होते हैं ये। अब इससे ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपके साथ एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, उस पर चले जाना। बहुत ही डिटेल में मैंने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझाया हुआ है उसमें, ठीक है भाई। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना उस वीडियो के नीचे, ठीक है। हाँ भाई, अब आप देसी भाषा में क्या कह देते हो? लेटी हुई रेखाएं, वेस्ट से ईस्ट की ओर एक्सटेंडेड, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हुई रेखाएं जो है अक्षांश कहलाती है। और सबसे बीच वाला अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश होता है, ठीक है भाई, या 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसे इक्वेटर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेटर, या हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहते हैं। फिर आप कहते हो भी कि जो खड़ी रेखाएं हैं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हुई, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई, ये देशांतर होते हैं। और इनके सबसे बीच में ये जो है वो 0 डिग्री देशांतर है या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसे हिंदी में प्रधान याम्योत्तर कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। लेकिन अपने को यह भी ध्यान रखना है कि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच कस्बे से होकर, सिटी से होकर क्रॉस करती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। तो अब पूरी अर्थ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, लैटिट्यूड है, ये अर्थ को उत्तर और दक्षिण या नॉर्थ और साउथ में बांट देता है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड जो है वो पूरी अर्थ को पश्चिम और पूर्व में वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांट देता है, ठीक है भाई। इस तरीके से हम पृथ्वी के 4 भाग देख सकते हैं। ये है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। गोलार्ध क्या मतलब? उत्तर पूर्वी भाग, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिमी, साउथ वेस्ट। और ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी, ठीक है भाई, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्लियर है? साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। इंडिया कहां है? भारत कहां है? तो चलिए भी छोटा सा नक्शा बनाते हैं भारत का, एक मिनिएचर। ठीक है भाई, ये अपना भारत महान लगभग यहां। तो अब आप क्लियर देख सकते हो कि भारत जो है पृथ्वी पर उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। क्लियर है भाई? पृथ्वी के उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्टर्न में है, लेकिन अपने को अच्छे से पता है भाई एशिया महाद्वीप में है, और एशिया में भी साउथ एशिया में। हम उत्तर में हिमालय से घिरे हुए हैं, और हिमालय ने हमें बाकी के एशिया से बिल्कुल अलग रखा है। चाहे आप इतिहास की बात कर लो, हिस्ट्री की बात कर लो, कल्चर की बात कर लो, ठीक है भाई, एक तरीके से संस्कृति की बात कर लो, भाषा की बात कर लो, ठीक है, हर तरीके से। इवन आप क्लाइमेट या जलवायु की बात कर लो, ठीक है। इसीलिए भारत और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। और कहीं भी आप ये सब कॉन्टिनेंट वर्ड यूज ही नहीं करते, ना सुनते हो भी कि सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप, वो भी भारत के नाम से दिया हुआ। ये कितनी मतलब गर्व की बात है, ध्यान करो भाई। लेकिन इसका श्रेय जाता है हिमालय को, क्योंकि हिमालय ने क्या कर रखा है, इसे शेष जो एशिया है, ठीक है, बाकी का जो एशिया है उससे पूरी तरीके से अलग रखा है।
चाहे वो इतिहास की दृष्टि से ले लो, चाहे संस्कृति की दृष्टि से ले लो, क्लाइमेट या जलवायु की दृष्टि से ले लो। ठीक है भाई, अपने मानसून का जो एक फिनोमेना बनता है, मानसून, ठीक है, पूरे पूरे विश्व में आपको मानसून जैसी चीज कहीं दिखाई नहीं देगी। 6 महीने जो है मानसून पवनें आती है, 6 महीने के लिए वापस जाती है। ठीक है, ये चीज केवल हमें भारत में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये तो आपको क्लियर होगी कि भारत की अवस्थिति लोकेशन क्या है पृथ्वी पर, उत्तर पूर्वी भाग में है भाई। ठीक है, और एशिया के दक्षिण एशिया में। क्लियर है? चलिए अब हमें भारत के आसपास के जो संरचनाएं या स्ट्रक्चर है, कोई वाटर बॉडी है तो वो, ठीक है, या स्थलीय सीमा जो है वो कौन से देशों के साथ हम शेयर करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तभी हम नक्शे को अच्छे से समझ सकते हैं भी। कौन सा राज्य कहाँ है ये पता होना बहुत जरूरी है। ये जब तक नहीं पता होगा तब तक ज्योग्राफी शुरू करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पुट होंगे। तो भारत के आसपास के पूरे स्ट्रक्चर संरचनाएं हमको समझनी है। क्लियर है? लेकिन लेकिन हमने देख लिया कि विश्व में भारत कहाँ है, ठीक है, और वर्ल्ड मैप की सहायता से हम आसपास के पूरे स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है भाई, स्टेट एंड यूटीज। अब तक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर चुके होंगे। स्टेट और यूटीज की बात कर रहा हूं मैं भाई। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है? थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, 1947 से पहले चलते हैं और समझते हैं कि 28 राज्य और 8 यूटीज कैसे बने। लेकिन बीच का कुछ पार्ट हम स्किप करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, ठीक है, लेकिन उससे अपने को क्वेश्चंस पकड़ने कि क्या कौन से क्वेश्चन है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। भाई अगर मैं कहूं कि 1947 से पहले, बिफोर 1947, ये जो अंग्रेज थे उन्होंने हमें कैसे बांट रखा था? हम पे शासन कर रहे थे तो उन्होंने अपने हिसाब से पूरे देश को बांट भी रखा था। ठीक है, एक थोड़ा सा इजी वे में अपने बात करें तो भाई एक तो देखिए, एक तो था ब्रिटिश भारत, एक तो कौन सा था? ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है भाई, ब्रिटिश इंडिया जो था उसमें एक तो आती थी ब्रिटिश प्रांत आते थे, उसमें क्या आते थे? ब्रिटिश प्रांत आते थे। इंग्लिश में कह देंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस। ठीक है, और उसके अलावा चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी आते थे, चीफ कमिश्नर। ठीक है भाई, हिंदी में भी इनको ये कहेंगे, बस चीफ कमिश्नर प्रांत कह देंगे। ठीक है, कुल मिला के 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। ठीक है, इन 4 को तो अभी याद कर लो, 4 को तो अभी याद कर लो। एक तो था दिल्ली, ठीक है भाई, एक राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा, भाई वर्तमान में राजस्थान में है। एक था कुर्ग, वर्तमान में कर्नाटक में है। वर्तमान में कहां है अभी? कर्नाटका में। एंड द फोर्थ वन, चौथा है बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान जो है एट प्रेजेंट कहां चला गया? वर्तमान में कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। क्लियर है? इसके अलावा 565 565 प्रिंसली स्टेट्स थी भाई ब्रिटिश भारत के अलावा। ठीक है भाई, 565 565 प्रिंसली स्टेट्स थी।
इनको कहते थे देसी रियासतें। अगर आपने राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान जो है, जब राजस्थान का इंटीग्रेशन आप पढ़ते हो तो आप उसमें एक पॉइंट पढ़ते हो कि राजस्थान 19 देसी रियासतों और 3 ठिकानों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये थी देसी रियासतें जहां एक राजा हुआ करता था और वो किसके कंट्रोल में होता था, वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होता था। तो इस तरीके से ये जो अपना भारत है 1947 1947 से पहले अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, भारत का जो पार्टीशन से पहले का भारत जो है वो जो है ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों ने इस तरीके से बांट रखा था। क्लियर है अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ तो इन 11 प्रांतों में से 7 प्रांत तो पूरे के पूरे, ठीक है, इन ब्रिटिश प्रोविंसेस में से 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस में से 7 ब्रिटिश प्रोविंस तो कंप्लीटली हमारे पास आ गए और 2 जो है वो डिवाइड भी हुए। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं अपने। हाँ भाई देखिए, अब आप नक्शे में देखोगे तो आपको भारत और पाकिस्तान जो है उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो मैं कहूं कि ये एक तरीके से 1947 जो 15 अगस्त 1947 अपने आज़ादी का दिवस, उसके बाद जो उसके साथ ही जो पार्टीशन हुआ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा था ना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, किसने भाषण दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब दिया था? तो 14 अगस्त की रात को दिया था। एक तरीके से 15 अगस्त पर हमारी आज़ादी, हम जब आज़ाद हुए थे उस उपलक्ष्य में दिया था, ठीक है। तो लगभग 14 अगस्त की रात को ये भाषण शुरू हुआ था। और कहीं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्यों? क्योंकि भाई एक तरीके से हमारी जो आज़ादी है वो विभाजन के साथ आई थी, ठीक है। हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो किसके साथ आई थी? वो पार्टीशन के साथ आई थी। तो यहां से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो मैं आपको बस इतना सा कहना चाहता हूं कि जो अपना इंडिया या भारत बना, ठीक है भाई, तो 7 ब्रिटिश प्रोविंस या मैं कहूं ब्रिटिश प्रांत पूरे के पूरे भारत में आ गए। 2 जो हैं उनका भी बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान के साथ साथ आप ये भी मान के चलें कि 2 प्रांत हैं उनका भी बंटवारा हुआ। वो कौन से हैं भाई? एक तो है पंजाब, ठीक है भाई, और एक है बंगाल। पंजाब में जो पश्चिमी पंजाब है, वेस्टर्न पंजाब, वो पाकिस्तान में चला गया, ये वाला, ठीक है भाई। और जो पूर्वी पंजाब है, ईस्टर्न पंजाब, वो भारत में आ गया, ये वाला। क्लियर है? बंगाल में उल्टा हो जाएगा। बंगाल में वेस्टर्न बंगाल अपने पास इंडिया में आ गया और ईस्टर्न बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जो आगे चलकर बांग्लादेश बना 1971 में। तो भाई ये वेस्टर्न बंगाल है जिसमें आगे चलकर दार्जिलिंग को भी मिला दिया गया, और ये ईस्टर्न बंगाल है जो आज बांग्लादेश है। क्लियर है भाई? चलिए भाई, ये तो आपके एकदम क्लियर हो गया। साथ ही साथ 3 चीफ कमिश्नर प्रांत या चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी हमारे पास आए। बलूचिस्तान अकेला कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। यहां कहीं है बलूचिस्तान, ठीक है, ईरान की सीमा की तरफ। इसके साथ साथ 565 में से लगभग, ठीक है, 552 या उससे ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। देसी रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स भारत में शामिल हो गई। क्यों हुई? तो भाई इनको हमें शामिल करना ही था, क्योंकि ये ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में आती थी, और ज्योग्राफिकल एरिया के भीतर नहीं भी आए जैसे जम्मू कश्मीर, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी भाई। चाहे वो स्ट्रेटेजिक
इंपॉर्टेंस मान लो, सुरक्षा से संबंधित मान लो, या किसी भी तरह से मान लो आप। तो हमें, अच्छा एक छोटी सी चीज, इस पर डिस्कशन लंबा चला जाएगा तो अपने यहाँ पर होल्ड होते हैं, लेकिन आपको एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि 3 देशी रियासतों ने उस समय सबसे ज्यादा पंगे किए थे भी भारत में शामिल होने से। एक तो है हैदराबाद, ये जो मैं बना रहा हूं ये हैदराबाद है, ठीक है। एक है जूनागढ़, ठीक है भाई, और ये है जम्मू और कश्मीर, ठीक है भाई। अब आप एक बार इतना सा याद कर लो कि हैदराबाद जो है उसे हमने पुलिस एक्शन से भारत में शामिल कर लिया, पुलिस एक्शन से भारत में शामिल कर लिया, ठीक है भाई। जूनागढ़, देखो जूनागढ़ में क्या था भाई, जो राजा था वहां के, ठीक है, वो मुस्लिम थे, ठीक है, और जो जनता थी वो मेजोरिटी में हिंदू थी। तो सरदार पटेल को पता था अगर अपने यहाँ पर रिफरेंडम कराएंगे, एक तरीके से लोगों से वोटिंग करवाएंगे, जिसे जनमत संग्रह कह देते हैं, हालांकि गलत हो जाता है, वो परिपृच्छा कहते हैं वैसे तो जनमत संग्रह या रिफरेंडम कराएंगे तो जूनागढ़ जो है वो भारत में शामिल हो जाएगा। तो ये एक तरीके से रिफरेंडम या जनमत संग्रह से भारत में शामिल हो गया या कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में उल्टा था, भी हरि सिंह थे राजा, हिंदू थे, लेकिन जनता जो है वो मेजोरिटी में मुस्लिम थी। तो इसीलिए भाई हमने वहां पर रिफरेंडम की बात की भी नहीं, और अच्छी बात है, ठीक है, रिफरेंडम होता तो हो सकता है कुछ चांसेस थे कहीं पाकिस्तान में चला जाता। तो उस समय हमने इस चीज को क्या कर दिया, एक बार हरि सिंह जी पर ही छोड़ दिया। हरि सिंह जी ने क्या किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने बना तो भारत में शामिल होने का सोचा, न पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान जो है वह उसने अटैक कर दिया उन पर, तब उन्होंने भारत से हेल्प मांगी। लेकिन वही बात भाई, भारत क्यों हेल्प करे, तो भारत का भाग होगा, पार्ट होगा तो भारत हेल्प करेगा। तो फिर आप कह सकते हो कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, विलय पत्र के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू, विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर भारत का भाग बन गया, ठीक है भाई। और आपको जानकर के हैरानी होगी, बहुत सारे भाग जो आज सुनते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल गोवा उस समय भारत का भाग ही नहीं था, दमन दीव भारत के भाग ही नहीं थे। 1961 1961 में ये पुर्तगाली जो है इनको खाली करके गए थे। पुद्दुचेरी उसको फ्रांस जो है वो खाली करके गया था 1954 में। और सिक्किम, सिक्किम तो हमारे पास 1975 तक नहीं था, ये रहा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम कब तक नहीं था भी, 1975 तक हमारे पास नहीं था, ठीक है भाई। चलिए ये बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ये नॉलेज होना चाहिए था, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये सारी चीजें हमारे पास आ गई, ठीक है, और भारत का ये जो नक्शा है वो जो है लगभग ऐसा बन भाई। क्या सीधे ही हमने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए? नहीं भी, ऐसा नहीं हुआ। 1950 में हमने एक टेम्परेरी अस्थायी प्रबंध किया और हमने राज्यों को पार्ट ए, बी, सी और डी श्रेणियों में बांट दिया, ठीक है भाई। जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उनको हमने पार्ट ए में रखा, ठीक है। जो बड़ी रियासतें थी, जो बड़ी रियासतें थी और उनसे बने हुए या उनसे इंटीग्रेट करके उनको जोड़कर हमने कोई राज्य बनाए थे, उनको बी में रखा। चीफ कमिश्नर प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत और कुछ छोटी रियासतें, स्मॉल प्रिंसली स्टेट, जिन्हें हमें कुछ और राज्यों में मिलाना था, बस एक बार ये डिसाइड नहीं हुआ था कि इनको किस में मिलाना है या मिलाएं कि नहीं मिलाएं, उनको हमने किस में रख दिया, पार्ट सी में रख दिया। और पार्ट डी में अकेला अंडमान और निकोबार था। तो भाई आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें ये चीज याद कर लेना आप, ठीक है। और आप जिस भी स्टेट
के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से चीज याद कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है वो किस में आता था भाई। तो राजस्थान, ये रहा राजस्थान। राजस्थान किस में आ रहा है भाई? राजस्थान पार्ट बी के स्टेट्स में आ रहा है, ठीक है। और राजस्थान में आज जो अजमेर आता है वो देखो यहां पर पार्ट सी के स्टेट्स में आ रहा है। थोड़ा सा पढ़ लेना भाई कि ये फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस थे, ये क्या थे भाई, ये मैंने आपको बता दी भाई, बड़ी जो रियासतें हैं उनसे बने हुए राज्य, ये छोटी रियासतें और चीफ कमिश्नर प्रांत हो गए, और इसमें अंडमान निकोबार अलग। यहाँ पर अलग अलग सिस्टम थे, यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर था, यहाँ पर राज प्रमुख रखे गए, ठीक है भाई, यहाँ पर चीफ कमिश्नर रखा गया, और यहाँ पर गवर्नर रखा गया जिसे इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। अलग अलग सिस्टम क्रिएट किए गए, ठीक है भाई। तो ये, लेकिन अगर आप राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना कि राजस्थान किस में आता है। राजस्थान पार्ट बी में था और अजमेर पार्ट सी में था। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ भाई? फिर आगे चलकर 1956 में, बहुत देखो डिटेल में बातें चली जाएगी, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, लेकिन मैं स्टिल आपको एक चीज बोलता हूं कि आप एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक जरूर पढ़ लेना भाई, ठीक है भाई। एक है कि मैं जो है, मेरे को स्कूल के, जो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ साथ साथ, तो वहाँ के बच्चों से अलग लगाव है मेरा। साथ ही साथ एक दूसरी चीज भी है कि आप एनसीईआरटी जब खुद पढ़ाते हो, ठीक है, तो फिर एनसीईआरटी आपकी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, और टीचर को लगातार खुद भी पढ़ते रहना चाहिए। अब ये है कि भी अपने को मौका मिल जाए स्कूल में पढ़ाने का, तो आप कभी मत सोचना कि मैं कोचिंग का टीचर हूँ, मैं स्कूल में, कई बार बोल देते हैं स्कूल में पढ़ा रहे हो। मैं कहता हूँ कि किसी कोचिंग के टीचर को आप स्कूल में खड़ा कर दो, आधा घंटा अगर वो पढ़ा देना तो आप मुझे बताना, ठीक है। वहां पर एक्चुअल चीजें पढ़ानी पड़ती है, रटाना नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखना भी। 12th की एनसीईआरटी इस बार यूपीएससी तक में क्वेश्चन आए हुए थे आपका। अभी एक ना पेपर हुआ था एलडीसी का, उसमें ट्विस्ट विद डेस्टिनी का भाषण पूछा गया था। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है। तो एनसीईआरटी की जो 12th की बुक्स हैं और उसमें जो इंडियन पॉलिटी, वो अच्छे से पढ़ना, आपको ये चीजें उसमें मिल जाएगी भी। नेशन बिल्डिंग करके एक चैप्टर है उसमें। 1956 में ध्यान से सुनना भाई, हमने इंडिया में एक एक्ट बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 1956, ठीक है भाई। इसमें आप पढ़ोगे एस के धार कमीशन, फजल अली कमीशन, एस के धार कमीशन के बाद जेवीपी कमेटी, ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हैं, भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया था एक बार तो सरकार ने, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, ठीक है। पोट्टी श्री मल्लू करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने आमरण अनशन किया लगभग मेरे हिसाब से 56 डेज तक, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और जो एजिटेशन था, विरोध था, बहुत उग्र हो गया, सरकार को झुकना पड़ा। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। उसके बाद में पंजाब और अपने कहते हैं क्या, बॉम्बे जो प्रांत है, बॉम्बे में गुजरात और महाराष्ट्र एक साथ जुड़े हुए थे। पंजाब के अंदर हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा भाग, हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये तीन आपस में जुड़े हुए थे। तो पंजाब की तरफ पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब जो है, पंजाब राज्य बनाने की मांग उठने लग गई। साथ ही साथ जो भी मैंने बोला, जो गुजरात और महाराष्ट्र आपस में बॉम्बे प्रांत में जुड़े हुए थे, उनमें ये मांग उठने लगी कि हमें भाषा के आधार पर अलग करो। खास तौर से महाराष्ट्र जो है वो अलग होना चाहता था, ठीक है। यहीं पर बाला साहब ठाकरे जो हैं, उनकी पूरी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होती है, पढ़ोगे आप ये सब चीजें। चलिए अब अपने आते हैं इधर। साथ ही साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो है वो इंप्लीमेंट हुआ। तो अब क्या हुआ अभी, ये जो पार्ट ए, बी, सी एंड डी है, इसे अबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और भारत में पहली बार स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, या फिर मैं कहूं, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
स्थापित किए गए और शुरुआत में 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज एस्टेब्लिश की गई। कौन कौन से हैं ये, तो चलिए देखते हैं कौन से हैं ये। तो ये याद कर लेना भैया कि शुरुआत में जो 14 राज्य बने थे वो थे आंध्र। अच्छा, आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बातों ही बातों में बता दिया भाई। 1953 में लैंग्वेज के बेसिस पर बनने वाला, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, फिर आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, बंगाल। आपको कुछ नाम ऐसे लगेंगे यार ये तो नाम सुने ही नहीं हमने, तो भाई ये तो शुरुआती चीज है, आगे आके आगे चीजें बदलेगी धीरे धीरे जो है। जैसे तो मैसूर, अब तो ये आपको अच्छे से पता है, यहाँ कर्नाटक की बात इस बन गया, ये भी पूरा इनको किसके रूप में रखा गया, यूनियन टेरिटरीज के रूप में रखा गया। ठीक है भाई, तो ये याद कर लेना भाई कि 1956 में जब पहली बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने तो वो कौन से थे। ठीक है, इसके बाद मैं बात सीधी ले जाऊंगा 2000। ठीक है भाई, और 2000 आते आते हमारे पास 25 स्टेट और 7 यूटीज हो गए। 2000 की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2000 में आपको 3 डेट्स याद रखनी है। 1 नवंबर 2000, ठीक है भाई। इसके बाद में 9 नवंबर 2000, ठीक है भाई। और उसके बाद में 15 नवंबर 2000, ठीक है भाई, याद रह जाएगी तीनों डेट्स। अब देखिए भाई, यहां पर एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेना, छाऊजा, छाऊजा, छाऊजा। 6 से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन होता है। यहां पर क्लियर कर देता हूं, यहां पर उत्तरांचल, उत्तरांचल नाम का राज्य बनता है, जिसे 2006 में जिसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर देते हैं। तो उत्तराखंड जो है जब बना था तब उसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है भाई, तो यहां उत्तराखंड बन गया और ये झारखंड बन गया। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड बिहार से अलग हुआ। क्लियर है भाई, तो ये याद रखना भाई। लेकिन यहां पर हम एक चीज और अगर याद कर लें, ठीक है, अब ध्यान से सुना, छत्तीसगढ़ अकेला मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है और झारखंड बिहार से अलग हुआ है। लेकिन अगर हम यहां पर एक चीज करें, क्या करें कि आप मुझे कोई भी 2 राज्य बताओ, 2 स्टेट बताओ जिनका नाम एच से शुरू होता है से शुरू होता है, तो आप कहोगे सर हिमाचल प्रदेश, ठीक है भाई, और हरियाणा। और दूसरा, मैं कौन से राज्य का हूं, ठीक है भाई, अभी हो सकता है भी आप कोई और राज्य से भी देख रहे हो, तो मैं कौन से राज्य से हूं, मैं राजस्थान से हूं, तो राजस्थान का नाम भी लिख देता हूं। तो ये मैंने क्यों लिखा, तो यहां पर मेरे पास कितने नाम आ गए, 9 नेम्स आ गए, 9 नाम आ गए। ठीक है, इन 9 नामों में एक बीच में कौन बैठा है, उत्तर प्रदेश बैठा है। ठीक है भाई, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर पर दिल्ली है। कौन है भाई, दिल्ली। तो अब आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश के अलावा यहां पर कितने सारे नाम हैं। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो स्टेट है और एक केंद्र शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश। अब नक्शे में जाके चेक कर लेना, उत्तर प्रदेश इन सब के साथ बॉर्डर शेयरिंग करता है। और उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्टेट के साथ
बॉर्डर शेयरिंग करता है 8 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ। ठीक है भी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आते आते 15 नवंबर तक आते आते दो चीजें और याद रख लेना आप। क्या याद रख लेना कि एक तो मध्य प्रदेश जो है वो एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत का सबसे बड़ा स्टेट था, लेकिन मध्य प्रदेश से जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है, 1 नवंबर 2000 के बाद से राजस्थान जो है वो एरिया वाइज इंडिया का पहले नंबर का स्टेट बन गया, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य बन गया। कौन बन गया? राजस्थान। क्लियर है। चलिए अगली चीज, हाँ भाई अगली चीज ये कि ये जो 25 स्टेट और 7 यूटीज थे, यहां तक आते आते 28 स्टेट्स और कितने 7 यूटीज में बदल गए भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या याद करना है? हमें अगली एक डेट याद करनी है, 2 जून 2014, 2 जून 2014। और इस दिन तेलंगाना जो है वो अलग हो गया। किससे भाई? आंध्र प्रदेश से। और जैसे ही तेलंगाना अलग स्टेट के रूप में अलग हुआ, जो 28 स्टेट हम गिन रहे थे वो अब 29 स्टेट्स और प्लस 8 यूटी 7 यूटीज हो गई। क्लियर है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डेट याद रखनी है, 31 अक्टूबर 2019। क्लियर है भाई। इस दिन क्या हुआ? जम्मू और कश्मीर का स्टेट का स्टेटस, राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों या 2 यूटीज में बांट दिया गया। एक यूटी तो जम्मू और कश्मीर और एक यूटी कौन सी? लद्दाख। इसमें थोड़ा सा और बता दूं आपको मैं, जम्मू और कश्मीर जब स्टेट था उसमें 22 जिले आते थे। अब इसमें 20 जिले, 20 में से 10 तो जम्मू में, 10 कश्मीर में, कश्मीर वाले क्षेत्र में, और 2 जिले जो है वो लद्दाख में चले गए। कौन कौन से हैं लद्दाख में गए? लेह और कारगिल। क्लियर है भाई। चलिए तो यहां तक आते आते एक स्टेट कम हो जाएगा, 28 स्टेट्स हो जाएंगे और 2 यूटीज बढ़ जाएंगी तो 9 यूटीज हो जाएंगी। और अब हमें एक लास्ट डेट याद रखनी है, वो है 26 जनवरी 2020। कोरोना का भयंकर टाइम था भाई ये, तो आपने गौर ही नहीं किया होगा कि शॉर्ट में लिख देता हूं, दमन एंड दीव प्लस दादर एंड नागर हवेली। ठीक है भाई, ये 2 अलग अलग यूटीज थी, इन दोनों को मिलाकर एक यूटी में बना कन्वर्ट कर दिया गया और इनको क्या कर दिया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। और इस तरीके से हमारी जो लास्ट टैली आई है वो आज की बात अगर हम करें तो वही है क्या? 28 राज्य और 8 यूटीज। क्लियर है। तो यही 28 राज्य और 8 यूटीज जो है हमको नक्शे में पता लगाने हैं कि कौन सा कहां है। ठीक है भाई, क्लियर है सबके। और ये हमें हमारे उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को एक साथ जोड़कर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो भाई अब आपका आंसर क्या है? 26 जनवरी 2020। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना है कि भारत के आसपास कौन कौन सी संरचनाएं हैं भाई। ठीक है, तो भारत के दक्षिण में आपको अच्छे से पता है भाई हिंद महासागर है।
और भारत उसमें इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में सिचुएटेड है, इसीलिए हिंद महासागर जो है वो दो भागों में बंट जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से। अच्छा, आपके साथ 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 ही अपने दुनिया का नक्शा भी शेयर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझने में अपने को चीजें आसान हो जाए। ठीक है भाई, तो ये अपना भारत है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में दुनिया के, ठीक है, साथ ही साथ एशिया में, और वो भी दक्षिण एशिया में। और यहां अगर आप गौर करोगे तो ये भारत का तिरकोना भाग है, और ये नीचे हिंद महासागर इंडियन ओशियन है। तो इसी वजह से इंडियन ओशियन जो है वो ऐसे एम शेप में है। कैसे है? एम आकृति में है, ठीक है। और भारत के नीचे दक्षिण में हिंद महासागर के आप इधर पश्चिम में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये सऊदी अरेबिया, या फिर आप इसको बोलते हो अरेबियन पेनिनसुला। अच्छा, पेनिनसुला क्या है पहले ये देखते हैं, ठीक है, फिर वापस आ जाएंगे इस पे। देखो भाई, अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पर एक संरचना बनाता हूँ और आप सब बता दोगे कि सर ये अंडमान निकोबार है। अच्छा, ये क्या है सर? ये लक्षद्वीप है, लगभग यहाँ लक्षद्वीप है। अच्छा, ये क्या है? तो आप कहोगे सर यहाँ एक देश है श्रीलंका, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह है, आइलैंड ग्रुप है। द्वीप क्या होता है भाई? कोई भी स्थलीय भाग जो पानी से घिरा हुआ हो, चारों ओर से वाटर से कवर्ड हो, लेकिन ऐसा कोई लैंड पोर्शन, स्थलीय भाग जो चारों ओर से पानी से ना घिरा हो, जिसकी केवल 3 साइड ही या ज्यादातर भाग उसका वाटर से कवर्ड हो, पानी से घिरा हो, लेकिन चारों तरफ से ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? तो आप उसे क्या बोलोगे भी? उसे पेनिनसुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेनिनसुला, प्रायद्वीप, ठीक है भाई। इसीलिए ये क्या है भाई? ये इंडियन पेनिनसुला है, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग है ये। तो दक्षिण भारत जो है वो एक प्रायद्वीप के रूप में है, और ये अपना उत्तर भारत हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया। क्लियर है भाई? तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ इधर। अगर हम हिंद महासागर के पश्चिम में जाएंगे, वेस्ट साइड में जाएंगे, तो ये हमें मिल गया क्या भाई? ये है अरेबियन पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला? अरेबियन, ठीक है भाई, ठीक है। अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है ये, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला या सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ये, ठीक है भाई। और यहाँ सऊदी अरब, यमन, ओमान वगैरह देश मिलेंगे आपको। नीचे जाओगे तो ये एक तरीके से जो अफ्रीका है उसका सींग कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसके आगे लाल सागर वगैरह है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रख लेना भाई, इसके पश्चिम में इधर एक तो अरेबियन पेनिनसुला है और साथ साथ में अफ्रीका है, और इसके पूर्व में अगर आप इधर जाओगे तो पूरा का पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। और नीचे जाओगे तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है भाई। तो ये आपको भारत के दक्षिण में जो वाटर बॉडी या फिर जो जल से बनी हुई राशियां हैं, जिसे हिंद महासागर कहते हैं, हिंद महासागर के जो दो भाग हैं, उनके आसपास क्या क्या चीजें हैं वो हमें पता चल गई। अब आ जाओ वापस, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपना अंडमान और निकोबार, और ये हो गया अपना लक्षद्वीप, ये हो गया श्रीलंका, और ये हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। और भारत की त्रिकोणीय संरचना की वजह से हिंद महासागर दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम में, भारत के दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में ये जो हिंद महासागर का भाग है, इसे आप क्या कहते हो भी? अरब सागर,
अरेबियन सी। और ये जो दक्षिण पूर्व में, भारत के दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में जो भाग है, इसे क्या कहते हो आप? बंगाल की खाड़ी, या इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी की तरफ अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार के दक्षिण में जाओगे तो एक और देश शुरू हो जाएगा, ठीक है भी, और उस देश का एक द्वीप आएगा, सुमात्रा। कौन सा आएगा? सुमात्रा। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया का भाग है। किसका भाग है? इंडोनेशिया का। दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश है ये इंडोनेशिया, 13,000 लगभग द्वीपों से बना हुआ। तो इधर इंडोनेशिया आ जाएगा। और ये जो लक्षद्वीप है उसके दक्षिण में जाओगे तो एक देश आएगा जिस जो कुछ समय के लिए भारत के साथ थोड़ा सा विवाद में भी रहा था। अभी मोदी जी गए थे ना अभी लक्षद्वीप, उस समय थोड़ा सा इस देश से कुछ ट्वीट वगैरह हुए थे, विवाद हो गया था। कौन सा देश है ये? मालदीव है। मालदीव्स, जिसकी राजधानी माले है, ठीक है भी। और इंडोनेशिया की जकार्ता और नई जो है क्या कहते हैं कैपिटल बनाने पर वो चर्चा चल रही है, लगभग बना दी गई है, न्यू संतारा करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि जकार्ता डूबने वाला है। और ये हिंद महासागर का मोती कहलाता है श्रीलंका, ठीक है भी। तो अपने को दक्षिण में कौन कौन सी संरचनाएं हैं बिल्कुल क्लियर होगी। अब थोड़ा सा अरेबियन सी या अरब सागर की तरफ देखें। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर कोई जल राशि, अपने उल्टा बोल रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि कोई स्थल जो है वो चारों ओर से जल से घिरा हो, अब मैं बोल रहा हूं कि कोई जल राशि, वाटर बॉडी, चारों ओर से स्थल से घिरी हुई हो, लैंड पोर्शन से घिरी हुई हो, तो क्या कहलाती है? आप कहोगे सर लेक कहलाती है, झील कहलाती है। क्लियर है भी। लेकिन अगर उसका अधिकांश भाग, ठीक है, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो लैंड से कवर्ड हो, स्थल से घिरा हुआ हो, लेकिन कुछ भाग अभी भी उसका जल के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगी? तो वो खाड़ी कहलाएगी। अब आप देख सकते हो यहां पर दो खाड़ियां दिखेगी आपको, एक तो ये रही और एक ये रही, ठीक है भाई। तो इनके नाम क्या है भाई? तो ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, ऊपर वाली उत्तर वाली गल्फ ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी है। और ये जो यहां दिख रही है आपको, ये है, अभी अपने ने क्वेश्चन पूछा था, गल्फ ऑफ कैमवे, गल्फ ऑफ कैमवे। और हिंदी में इसे खंबात की खाड़ी कहते हैं। ऐसे ही एक वाटर बॉडी आपको यहां दिखेगी भारत और श्रीलंका के बीच में, और इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भी? मन्नार की खाड़ी। हालांकि इसको मैं अलग से डायग्राम बना के आपको थोड़ा और क्लियर करता हूं, क्योंकि यहां तो एकदम क्लियर होगा नहीं। अच्छा, ये इसी पे आ गया, एक सेकंड बस। और साथ साथ अभी वर्तमान में एक द्वीप जो है वो थोड़ा सा विवादों में चल रहा है, उसकी बात भी हो जाएगी। ठीक भी, लगभग लगभग आप यूं समझिए। अब आपको ये तो पता है भारत कौन सा है, श्रीलंका कौन सा है। हाँ, अब देखिए ध्यान से, ये जो है वो एडम्स ब्रिज है, और जिसे हम भारत
हाँ, जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं। क्लियर है भाई? राम सेतु में भारत का जो अंतिम बिंदु है, भारत का जो अंतिम बिंदु है उसे धनुष कोडी कहते हैं। धनुष कोडी। क्लियर है भाई? और श्रीलंका की तरफ का जो अंतिम बिंदु है, ठीक है, उसे मन्नार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मन्नार। और इसी मन्नार के नाम पर इसे गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी कहते हैं। इसी धनुषकोडी, जो हमारा भाग है धनुषकोडी, उसके पास में रामेश्वरम द्वीप है भाई। और किसका जन्म स्थान है? एपीजे कलाम साहब का जन्म स्थान है। और आपको जान करके हैरानी होगी, ये जो रामेश्वरम है ये केवल एक ट्रेन के पुल से, ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन जाती है, उसके पुल से जुड़ा हुआ है भारत के मुख्य भूमि से। अच्छा, मुख्य भूमि, अच्छा याद आया, एक चीज और अपनी बची हुई है, मुख्य भूमि और द्वीपीय समूह, वो भी कर लेंगे। ठीक है भाई? और अब आप देखोगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप अभी बना हुआ है कुछ विवादों में। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, ऊपर भी एक छोटी सी खाड़ी बन रही है। ये थोड़ा सा भाग जो खाड़ी बन रही है इसे पाक की खाड़ी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पाक की खाड़ी या गल्फ ऑफ PAL के है, याद रखना भी। रॉबर्ट पाक के नाम पर ये है, पाकिस्तान वाला पाक नहीं है भाई, ये वाला छोटा, ये वाला भाग। ठीक है, रॉबर्ट पाक, ठीक है, मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे शायद, एकदम क्लियर नहीं हूं लेकिन जहां तक याद आ रहा है। और उन्होंने ये रास्ता खोजा था। कौन सा रास्ता? तो आप देखो भी, इधर से आप अगर समुद्र से आ रहे हो तो आप छोटे से जल राशि से होकर ये क्या बन गई भी? एक नेचुरल कैनाल बन गई। ठीक है, प्राकृतिक रूप से एक नहर सी बन गई जो इधर बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती। तो दो जल राशियों को, दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली पतली वाटर बॉडी क्या कहलाती है? जल संधि या स्ट्रेट कहलाती है। और ये इस स्ट्रेट का क्या नाम है भी? अब आपको अच्छे से पता है स्ट्रेट का क्या नाम है। इसका नाम है पाक स्ट्रेट। ठीक है भाई, या पाक जल संधि। ठीक है भाई? और ये जो श्रीलंका है, ये इसका ऊपर वाला भाग है, ये है जाफना। ठीक है भाई? एक लिट्टे समूह सुना होगा आपने, ठीक है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर या ऐसे करके, एलम एलम, तमिल टाइगर एलम, या इस तरीके से आप देख लेना। तो लिट्टे समूह सुना होगा, जो तमिल जो है, जो श्रीलंका में जाके बस गए थे भारत से, वहां पर जो सिंहली रहते थे उनके साथ उनका एक विवाद चला, एक पूरा का पूरा आतंकवादी संगठन बना। ठीक है, और प्रभाकरण वगैरह नाम आपने सुने होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो है, ठीक है, भाई उनकी डेथ भी इसी विवाद में हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। ये कहीं ना कहीं ये जाफना पेनिनसुला या जाफना प्रायद्वीप है, यहाँ उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। और ये बाकी के श्रीलंका से एलिफेंटा पास से जुड़ा हुआ है, और ये फिर बाकी का श्रीलंका है। ठीक है भाई? और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पाक जल संधि है, सॉरी, पाक की खाड़ी है, पाक जल संधि से ऊपर छोटा सा ये जो भाग है, यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर एक द्वीप है, और इस द्वीप का क्या नाम है भी? कच्चा थीवू द्वीप। ठीक है, और तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये मन्नार की खाड़ी में नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये छोटी सी जो पाक की खाड़ी है उसमें है। ठीक है, और भारत से मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने, तो कई बार इस द्वीप पे चले जाते हैं, तो वहां पर जो है श्रीलंका के जो भी कोस्टल गार्ड वगैरह है वो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, और फिर ये हमारी समस्या चलती रहती है। और ये बड़ी मजेदार बात है कि ये कच्चा थीवू द्वीप जो है भारत ने ही श्रीलंका को दिया था। ठीक है भाई? चलिए, तो कहीं ना कहीं आपको
हमारे दक्षिण भारत में सारी चीजें समझ में आ गई होगी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तरह ही एक और चीज ध्यान रखना भाई, ये जो भारत का जुड़ा हुआ भाग है, जुड़ा हुआ मतलब आप सड़क से जहां जहां भारत में जा सकते हो, ये भारत की मुख्य भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? ये भारत की मुख्य भूमि कहलाएगी, ठीक है, मेन लैंड कहलाएगी। और आप बोल सकते हो कि भारत की मुख्य भूमि जो है वो यहाँ उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत में बंटी हुई है। और अब एक चीज, ये जो द्वीपीय समूह है ये मुख्य भूमि से अलग है, तो ये अलग से आइलैंड ग्रुप्स कहलाएंगे, द्वीपीय समूह कहलाएंगे। क्लियर है भाई? इसके बाद ये जो उत्तर भारत है ये कुछ देशों के साथ अपनी लैंड बॉर्डर, स्थलीय भूमि या स्थलीय सीमा शेयर करता है। कितने देशों के साथ? तो एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेना, बचपन में MBA 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज के साथ। और ये ट्रिक से आपको एक फायदा क्या होगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है, ठीक है। अवरोही क्रम होता है ना, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा हमारी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ और लास्ट में अफगानिस्तान के साथ। अब हम देख लेते हैं ये देश कहां कहां पर है। तो भाई ये जो हमारा उत्तर पश्चिम वाला भाग है, यहां पर हमारी सीमा लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। यहां थोड़ी सी सीमा हमारी किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। हालांकि ये वाला भाग जो है वो वास्तविक रूप से हमारे पास नहीं है, क्लेम्ड है, ठीक है, एक न एक दिन हम ले लेंगे इसे। लेकिन अभी आप याद रख लेना कि अभी वर्तमान में हमारा जो वास्तविक भाग है उससे अफगानिस्तान सीमा नहीं लगा रहा है, लेकिन ये हमारी क्लेम्ड टेरिटरी है, दावा जिस पर हम करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में नक्शे में समझा दूंगा आपको मैं। इसके बाद ये जो उत्तर और उत्तर पूर्व या नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हमारी बॉर्डर लगती है चाइना के साथ, और चाइना और हमारे बीच में दो स्थल आबद्ध देश हैं। कैसे देश हैं भाई? स्थल आबद्ध, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। तो ये कौन सी कंट्रीज होती है? जिनकी कोई भी बॉर्डर ओशियन से टच नहीं होती, ठीक है। कौन कौन से हैं पता है अपने को? ये नेपाल है और ये भूटान है, ठीक है भाई, नेपाल और भूटान। क्लियर है भाई? इसके बाद में हम इधर पूर्व में ईस्ट में जाएंगे तो पहले ये बांग्लादेश, अभी थोड़ी देर पहले देख ही लिया था हमने, जो पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन बाद में बांग्लादेश बन गया 1971 में, और अभी कुछ और ही बनने वाला है मजाक की बात है, वहां पे थोड़ा सा विवाद चल रहा है। अब आपको पता होगा अभी वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो उनको वहां से भागना पड़ा, और जो भी चीजें हैं, ठीक है। और इधर और पूर्व में जाएंगे तो यहाँ म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था। भाई पिछली बार जो है बांग्लादेश में एक शरणार्थी समस्या हुई थी, तब हमने मदद की थी। और अभी वहां पर भाई एक तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो हमें मेरे हिसाब से इस मौके को भी देखते हुए भारत को उसमें दखल देना चाहिए, और दखल दिया भी जा रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा रहा होगा। तो सरकार की बातें, फॉरेन रिलेशंस की बातें हैं, सीरियस मोड पे बात करूं तो वहाँ का जो विवाद है वो खत्म होना चाहिए, और वहाँ पर वापस से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना पुरजोर तरीके से वापस होनी चाहिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने ने भारत के आसपास की जो चीजें हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जिससे हमें भारत का नक्शा थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। कैसे समझ? हमें पता चल गया कि ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, इनकी सीमा किससे लग रही है, तो थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाती है ये चीजें, ठीक है। चलिए, तो अब हम भारत के नक्शे को समझते हैं अभी, ठीक है, और हमें अच्छे से पता है, अब हमें एकदम क्लियर हो गया है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक चीज और, ये जो 28 राज्य हैं
ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से सीमा बनाने वाले, बॉर्डर बनाने वाले कितने हैं? तो वो हैं 23 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और इनमें से भी ध्यान से सुनना भाई, एक तो है लैंड बॉर्डर या स्थलीय सीमा, और दूसरी कौन सी है भाई? दूसरी कौन सी है? जलीय सीमा। गलती से भी मत बोल देना जलीय सीमा, ठीक है भाई, या समुद्री सीमा मत बोल देना। समुद्री सॉरी, समुद्री सीमा का मतलब होता है कि हम यहां से आगे गए तो कहां तक का समुद्र हमारा है। हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये हमारी समुद्री सीमा नहीं है, ये हमारी तटीय सीमा है, कोस्टल बॉर्डर है। कोस्टल बॉर्डर या तटीय सीमा। ये जो लैंड बॉर्डर है, ये 16 राज्य और कितने भाई? 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बनाते हैं। और ये 9 राज्य और कितने? 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बनाते हैं। तो 4 और 2 6, और 16 और 9 23, नहीं 16 और 9 23 कहाँ होते हैं? 16 16 प्लस 9 तो 25 होते हैं। तो यहाँ पर 2 स्टेट हमें ऐसे मिलेंगे जो लैंड बॉर्डर भी बना रहे हैं और कोस्टल बॉर्डर भी बना रहे हैं। पहले ही बता देता हूं आपको कि इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। तो वो है भाई, एक तो है गुजरात और एक है वेस्ट बंगाल। गुजरात और वेस्ट बंगाल, क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम उन स्टेट्स की बात करते हैं जो बॉर्डर बनाते ही नहीं हैं, जिनको इंटरनल या अंतर्वर्ती राज्य कहते हैं। ठीक है भाई, ये कितने हैं? तो देख लो कितने हैं। 5 स्टेट बच गए और 2 यूटीज बच गई। ठीक है भाई, अब हमें नक्शे में ये ढूंढने हैं, लेकिन वापस से याद कर लेना, भारत के आसपास की संरचनाएं थोड़ी सी दिमाग में वापस बिठा लेना, ठीक है, ताकि हमको ये राज्य, स्टेट और यूटीज ढूंढने में मुश्किल नहीं हो। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि मुझे भारत का नक्शा बनाना आता है, तो अपने अब नक्शे का यूज कर ले सीधा। चलो नक्शे का यूज ना करके अपने बनाते ही हैं अभी, फिर उसके बाद नक्शा भी देख लेंगे, क्योंकि बना के करेंगे तो थोड़ा सा अपने अच्छे से याद हो जाएगी चीज। साथ साथ में आपको नक्शा बनाना आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनाना आए तो भारत का नक्शा आपके पास हो तो, नहीं हो तो भाई खरीद के रख लेना। और नक्शा साथ में रख के क्लास अटेंड करोगे तो और भी ज्यादा आपको फायदा रहेगा। अभी नहीं है तो जैसा तैसा बन रहा है वैसा बना लो। एक आइडिया लेना है हमें। अरे यार, नजर लगा दी क्या आप लोगों ने? ये बांग्लादेश की तरफ गड़बड़ चल रही है और अपने भी वहीं पहुंच के अपने नक्शे में गड़बड़ हो रही है। ठीक है, और ये अपना अंडमान और निकोबार, और ये अपना बन गया लक्षद्वीप। चलिए अब अपने
ठीक है भाई। अब अपने इसमें देखते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है। अपने को ये तो पता है भाई, ठीक है। अब अपने को ये तो पता है कि ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ठीक है, कि ये गुजरात है। फिर अपने को पता है कि भाई ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है, ठीक है। और ये इधर अपने ने देख लिया था सिक्किम है। तो जो थोड़े बहुत अपने को ये ऐसे अंदाजा होते हैं ना, वो पहले ही लगा लो। ये अंडमान और निकोबार है, और ये क्या है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंदाजा हो गया। फिर आसपास की संरचनाएं याद कर लो, दिमाग में ले आओ, उससे भी हेल्प मिलेगी आपको कि ये नेपाल है, नेपाल से हेल्प मिलेगी, ये भूटान है, ठीक है, इससे भी हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। और अब अपने ये देख लो कि इनमें से क्या क्या चीजें ढूंढनी है अपने को। पहले क्या ढूंढनी है, तो सबसे पहले इन 16 राज्यों को ढूंढ लेते हैं कि ये 16 राज्य कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, जो क्या बना रहे हैं, भारत की सीमा। और भारत की सीमा में भी कौन सी सीमा बना रहे हैं, लैंड बॉर्डर बना रहे हैं, स्थलीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है भी। तो जो जो बातें मैंने बोली है वो थोड़ी थोड़ी दिमाग में रखना। ये राजस्थान का पोर्शन बनता है ऐसे, ये गुजरात बनता है ऐसे कि हाँ भी गुजरात बन गया। हम ऐसे दक्षिण में गए, दक्षिण में थोड़ा इधर मुड़ेंगे, फिर ऐसे नाक सा बनेगा एक, ठीक है, फिर इधर जाएंगे और फिर थोड़ा वापस इधर जाएंगे, फिर अपने को यहाँ ये बांग्लादेश मिलेगा इस तरीके से, ठीक है भाई। इधर से जब आएंगे अपने इधर, तो देखो नक्शे के साथ साथ आपके साथ बात कर रहा हूं मैं। अपने को यहाँ से जब अपने आएंगे तो अपने को यहाँ इस तरीके से थोड़ा सा नीचे जाके कंधा, शोल्डर होता है ना, वैसा बनाना है, फिर इधर चलना है, फिर ऊपर उठना है, फिर ऐसे जाना है, और फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बनाना है, ठीक है। यहां अपने को लगभग अंडमान और निकोबार, और इधर अपने को लक्षद्वीप, ठीक है। थोड़ा सा अंदाजा लेना है अपने को, ठीक है, क्लियर है। अब देखना ध्यान से, अपने को लैंड बॉर्डर वाले 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ढूंढने हैं। तो सबसे पहले तो देख लो भी, 31 अक्टूबर को जैसे ही जम्मू कश्मीर को अलग किया गया, तो जम्मू कश्मीर तो ये रह गया छोटा सा, और लद्दाख ये रह गया। तो बाकी का लद्दाख और इधर ये छोटा सा जम्मू कश्मीर। कुछ इस तरीके से भी, ये आपके सामने नक्शा भी रख देते हैं, इससे टैली करते जाएंगे अपने, ठीक है भाई। तो ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, क्लियर है। इसके बाद एक बार हम इस तरफ आएंगे पश्चिम की तरफ, एक बार पूर्व की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे इधर आएंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा पंजाब, फिर ये आपको अच्छे से पता है राजस्थान है। तो क्यों ना राजस्थान को थोड़ा बना ही दूं मैं, क्योंकि राजस्थान जीके पढ़ाता हूं, तो मेरे पास राजस्थान के नक्शे बनाने की भी कला है, तो इसका यूज ही कर लेते हैं, काम आएगी अभी अपने। ये राजस्थान और ये गुजरात, बस यहीं तक आना है अपने। क्यों, क्योंकि इसके बाद तटीय सीमा कोस्टल बॉर्डर शुरू हो जाएगी। ये देखो, ये पंजाब आ गया, ये राजस्थान आ गया, और ये गुजरात आ गया। बस यहां तक आके रुक जाना है, क्लियर है। फिर हमको इधर की तरफ चलना है, जिसमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश आएगा। इधर गए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश आया, फिर ये कंधा है, कई बार कहते हैं ना कंधा उतर गया, ठीक है, तो कंधा उतर गया, उत्तराखंड, यहां उत्तराखंड आएगा। अब देखिए, यहां राजस्थान की बॉर्डर से
बॉर्डर शेयर करेगा उत्तर प्रदेश, करेगा ही, हमने किया था ना वो एक तरीका बनाया था, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, और साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है, उसमें राजस्थान भी था। तो और साथ साथ इधर नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करेगा। तो भी इसीलिए मैं कह रहा हूँ आसपास की संरचनाएं पता हो, आसपास की कंट्रीज पता हो, तो थोड़ी सी हमें आसानी हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश का भाई, ठीक है, कौन है भी, बिहार लालू प्रसाद यादव, फेमस नेता रहे यहाँ के। अब इनके बेटे जो हैं वो नेता बन गए, जैसे मुलायम सिंह यादव है तो उनके बेटे कौन है भी, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। ऐसे ही लालू प्रसाद यादव जो है, ठीक है, उनके बेटे कौन है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ आजकल। अच्छा, जो मुलायम सिंह यादव है, ठीक है, उनके बेटे के तो जो क्या कहते हैं भाषण जो है लोकसभा के आजकल काफी फेमस हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, अखिलेश यादव मैं बता देता हूँ, और लालू प्रसाद यादव जो है उनके बेटे तेजस्वी यादव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। उसके बाद देखना भाई, अपने पहले ही कर चुके हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश से चिपका हुआ, ये भाई बांग्लादेश है, ये क्या है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश से चिपका हुआ ये इधर, और इधर दार्जिलिंग वाला भाग, ये क्या है, वेस्ट बंगाल। ये क्या है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये भी बहुत ही विभत्स से घटना हुई है यहाँ पे, तो थोड़ा सा भाई हम सबको उस चीज के लिए दुख है, सबको गुस्सा भी है, और कहीं ना कहीं कानून जो है वो ढंग से इम्प्लीमेंट होने चाहिए मेरे हिसाब से। निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो मैं उस समय मतलब मैं अपनी वाइफ के साथ गया हुआ था चंडीगढ़, और हम कहीं जा रहे थे, तो दूर खड़ी थी हमारी बस, तो वहाँ से एक लड़की आ रही थी, तो मैंने उससे बस इतना ही पूछा कि वो वाली बस जो है वो मतलब जयपुर या गंगानगर जाने के लिए खड़ी है क्या, तो वो ऐसे डर गई। तो वो उस समय का निर्भया वाला जो कांड है ना वो हुआ था, फिर उसने देखा कि भाई मेरे साथ भी यहाँ लेडी है, तो उन्होंने बताया कि हमें कि हाँ वो उधर है, तो वो माहौल इतना ऐसा हो गया था पूरे देश के अंदर। और फिर अभी ये एक और ऐसा ही विभत्स से कांड हुआ है, और मेरे हिसाब से सीबीआई को जांच करनी चाहिए और सच सामने लाना चाहिए। बाकी जो भी है भाई, अपने सोशल मीडिया वगैरह पर तो अपने स्टेटस वगैरह और शेयर करके लोग करते हैं, लेकिन मेरे मानना है कि भाई आ, लोगों ने उसमें उनकी जो फेस है वो भी रिवील कर दिया, नाम भी रिवील कर दिया, तो थोड़ा सा कानून के दायरे में रहना चाहिए। ये करते समय आप समझो आपके नागरिक, आप एज ए नागरिक जो है वो चीज़ें समझो, आपका दायित्व क्या है, ड्यूटी क्या है, उनको भी थोड़ा सा लेकर चलना चाहिए। चलो जो भी है, तो आगे बढ़ते हैं अपने और यहाँ पर पश्चिम बंगाल आ गया, और उसके अपने उत्तर में देखेंगे, पश्चिम बंगाल के उत्तर में तो ये जो है वो सिक्किम है, और सिक्किम की बड़ी यूनिक पोजीशन है भाई। इधर नेपाल है, ठीक है, इधर भूटान है, और इधर चाइना है। और आप थोड़ा सा गौर करो कि सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा लगा रहा है, ठीक है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ, लेकिन भारत के अंदर केवल एक ही स्टेट के साथ सीमा लगा रहा है। किसके साथ लगा रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। तो यहां पर आप के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश। 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश अपने करा चुके हैं। सबसे कम राज्यों के साथ लगाता है सिक्किम, किसके साथ, एक ही स्टेट के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। लेकिन अभी अपने को एक स्टेट और मिलेगा जो सबसे कम स्टेट के साथ सीमा लगाता है। अब ये देखो भाई, ये आ गया अपना उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बार राज्य गिन लो, अपने ने कितने राज्य कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कर लिए, ठीक है। ये तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर मैं कहूं कि हमने ये 2 केंद्र शासित प्रदेश तो ढूंढ लिए, और इनमें से 9 ढूंढ लिए, 16 में से 9 ढूंढ लिए, तो बाकी कितने बचे, तो बाकी बचे 7, ठीक है। तो ये 7 हमको यहां मिलेंगे, और ये 7 एक साथ 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, 7 बहनें कहलाती हैं, ठीक है भी। इनमें से सबसे बड़ी बहन जो है वो कौन है, वो आसाम है। ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है भी। इनमें से सबसे बड़ी बहन जो है वो आसाम है,
ठीक है। और आसाम जो है, आपको बाकी किसी बहन से मिलना है तो आसाम से होकर मिलना पड़ेगा। पहले आसाम से मिलना पड़ेगा, फिर किसी और बहन से मिल पाओगे। कैसे? तो इधर से आप सड़क मार्ग से आ रहे हो तो आपको सबसे पहले आसाम में आना पड़ेगा, फिर ही आप कहीं और जा सकते हो। यहाँ आसाम सबसे ज्यादा ख्याल रखती है मेघा का। ये देखो, मेघालय एक छोटा सा राज्य है, आसाम से घिरा हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई। और ये बांग्लादेश से 3 और से घिरा हुआ हमारा राज्य है त्रिपुरा। पहले इनके नाम लिख देते हैं। सबसे बड़ी बहन कौन है भाई? आसाम है। असम। असम सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखती है? तो अपने कह रहे हैं मेघा का, तो ये मेघालय। ठीक है। और ये 3 ओर से घिरा हुआ, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ कौन सा है? त्रिपुरा। क्लियर है भाई? बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ और त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ। त्रिपुरा के नाम में भी 3 आ रहा है। तो 3 बहनें तो मिल गई, बाकी कितनी बच गई भी? बाकी बच गई 4 बहनें। और ये 4 ऐसे लाइन से आएंगी और ये ट्रिक भी हो जाएगी अपनी एक। क्या कौन सी ट्रिक हो जाएगी? तो देखो भाई, अरु, ना, मा, मी, अरुणा मामी। ठीक है। और ये अरुणा मामी लाइन से ऐसे जो है म्यांमार से बॉर्डर लगाती है, बर्मा से बॉर्डर लगाती है। ठीक है भाई। तो ये होगी 7 बहनें। तो अपने ने कितनी ढूंढ ली थी? हाँ भाई, 9 ढूंढ ली थी, 7 और मिल गई, 16 हो गई टोटल। ठीक है। तो 16 ये अपने जो है वो कितने 16 स्टेट्स जो हैं वो अपने पूरे हो गए। कौन से वाले? ये वाले। और ये साथ साथ में 2 यूटीज भी होगी। अब देख लो भाई, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। इधर आओगे, पहले इधर जाना है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, फिर इधर जाना है हिमाचल प्रदेश। ये कंधा उतर गया, उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा लगा रहा है, राजस्थान से सीमा लगा रहा है, उत्तर प्रदेश का भाई बिहार। ये बांग्लादेश से चिपका हुआ और ऊपर जाके ऐसे मुड़ गया, ये कौन सा है भाई? ये अपना वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के ऊपर सिक्किम जो इधर चीन से सीमा लगा रहा है, इधर नेपाल से सीमा लगा रहा है, इधर भूटान से सीमा लगा रहा है। लेकिन भारत के अंदर ये केवल जो है पश्चिम बंगाल से सीमा लगा रहा है। इसके बाद ये सबसे बड़ी बहन है, कौन है? ये आसाम है। ठीक है भाई। और आसाम जो है ये सबसे ज्यादा ख्याल किसका रख रही है? मेघा का रख रही है। ठीक है। और ये 3 ओर से घिरा हुआ, 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। और ये लाइन से देखो भी, लाइन से ये येलो कलर में अरुणा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, अरुणा मामी। क्लियर है? अब एक चीज और गौर कर लेना भाई। क्या गौर करने वाली बात है? कि ये जो आसाम है, ये सारी की सारी सिस्टर्स, मतलब बाकी की 6 जो बहनें हैं सबसे सीमा लगा रही है। ये देखो, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लग रही है। ठीक है। ये नागालैंड से सीमा लग रही है, ये मणिपुर से लग रही है, ये मिजोरम से लग रही है, और यहाँ यहाँ त्रिपुरा से भी लग रही है। मेघालय से तो लगेगी लगेगी। और इधर लगा रही है किससे? पश्चिम बंगाल से। तो कुल मिला के आसाम जो है, असम जो है, ये 7 राज्यों से, 7 राज्यों से सीमा लगाती है, जिसमें से 6 तो कौन से हैं? वही 7 बहनों में से बाकी की बहनें। इसीलिए मैंने कहा था भी सबसे बड़ी बहन है, सबसे मेलजोल बना के रखती है, और असम से मिलकर ही किसी और अन्य बहन से मिल सकते हो सड़क मार्ग से। ठीक है भाई? क्लियर है? और यहीं पर एक चीज और करेंगे। क्या करेंगे? ये असम ने मेघालय को घेर रखा है, तो भाई अपने पास मेघालय भी एक ऐसा राज्य आ गया जो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बनाता है, लेकिन भारत की बात करें तो मेघालय जो है वो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा लगाता है, और वो कौन सा है? आपके पास मेघालय और सिक्किम, 2 ऐसे राज्य आ गए जो केवल एक एक राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर आप देखोगे मेघालय के आसपास इधर भी और इधर भी, तो असम जो है बांग्लादेश के साथ 2 अलग अलग जगह पर सीमा लगा रहा है। ऐसा भी हमें यहाँ केवल इसी राज्य के साथ देखने को मिलता है कि किसी देश के साथ 2 अलग अलग जगह पर 2 बार सीमा बना रहा है हमारा एक ही राज्य। असम किसके साथ लगा रहा है? बांग्लादेश के साथ।
क्लियर है भी। और एक और वेस्ट बंगाल की बड़ी खास बात है, क्या खास बात है कि ये भारत की तरह है। भारत की तरह कैसे? वेस्ट बंगाल के दक्षिण में समुद्री क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा? बे ऑफ बंगाल, जो अरब सागर, सॉरी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, जो इंडियन ओशियन, एक तरीके से इंडियन ओशियन का पार्ट है, ठीक है भी। भारतीय ये जो महासागर है इसका पार्ट है, ठीक है। और इंडियन ओशियन के साथ साथ उत्तर में ये हिमालय के साथ भी टच होता है, दार्जिलिंग वाले भाग में, ठीक है भी। तो दक्षिण में बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी जो हिंद महासागर या इंडियन ओशियन का पार्ट है उससे टच होता है, भारत की तरह समुद्र से टच होता है, समुद्र को छूता है। और उत्तर में भारत की तरह हिमालय को छूता है, ठीक है, दार्जिलिंग वाले भाग में। तो ये भी वेस्ट बंगाल की एक अलग ही खास बात है भाई, ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नक्शे के अंदर हमने 16 स्टेट और 2 यूटीज देख ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन 9 स्टेट को ढूंढ लेते हैं, आसानी से मिल जाएंगे। 2 तो हमें मिले हुए हैं। कौन से 2 मिले हुए हैं? एक तो ये गुजरात है, एक तो कौन सा है अभी, ये गुजरात है, और एक कौन सा है, ये वेस्ट बंगाल है। बाकी के ढूंढते हैं अभी। गुजरात से जैसे ही नीचे जाओगे, ठीक है, आपको पहले मिलेगा महाराष्ट्र, एक कोई कलर चूज करते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है ज्यादा कलर में, ठीक है। ये आ गया महाराष्ट्र। इसके बाद छोटा सा ये आ गया गोवा। गोवा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर है। इसके बाद में ये पतला सा ऐसे चलेगा एक स्टेट, लेकिन ध्यान देना कि सबसे दक्षिण तक नहीं जाएगा, ये केरला है। और इसके बाद में ये जो है ये तमिलनाडु है, और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु से ऊपर आओगे तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, जो 1953 में भाषा के आधार पर लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला पहला स्टेट था। आंध्र प्रदेश से ऊपर आओगे तो आपको मिलेगा ओडिशा, और ओडिशा से ऊपर आओगे तो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं भाई? एक तो स्थलीय सीमा में भी आ रहे हैं, और किस में आ रहे हैं? तटीय सीमा में भी आ रहे हैं, ठीक है भाई। अपने ने बात कर ली थी, अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये 9 स्टेट अपने को मिल गए। कोई ट्रिक व्रिक करने की जरूरत नहीं है, नक्शे के अंदर 1-2 बार देखना, बस आराम से हो जाएगा। ये भी अपने को मिल गए, ठीक है भाई। अब अपने इन 4 यूटीज को बाद में ढूंढेंगे, पहले अपने इनको ढूंढ लेते हैं, ठीक है। वो स्टेट जो सीमा नहीं बनाते और वो यूटीज जो सीमा नहीं बनाती, पहले इनको ढूंढ लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ये पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच में, ठीक है भाई, आपको अच्छे से पता है हरियाणा है, जो राजस्थान से सीमा भी लगाता है, लेकिन भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। यहां आपको पता है भी राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से इस तरीके से यूं उत्तर से दक्षिण में लंबाई में एक राज्य अलग हुआ, कौन सा? छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को। तो ऐसे छत्तीसगढ़ मिलेगा अपने को। और यहाँ बिहार से अलग होकर उसके दक्षिण में अपने को मिलेगा झारखंड, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना हुआ कौन सा मिलेगा? तेलंगाना। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये मिल गए अपने को 5 स्टेट, ठीक है, जो बॉर्डर फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है भी। और ये 2 यूटीज कहाँ हैं? तो ये 2 यूटीज जो है बहुत ही आसानी से मिलेगी। देखो, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहाँ दिल्ली है, तो ये दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और इधर पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ है, जो दोनों की ही कैपिटल है, दोनों की राजधानी है, संयुक्त राजधानी है। तो वो भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। तो लो भाई, बहुत आसानी से दिल्ली और चंडीगढ़ एक देश की राजधानी, एक पंजाब और हरियाणा की राजधानी। क्लियर है? पहले तो नक्शे के अंदर देख लेते हैं भाई, अपने बात जो कर रहे हैं वो सही तो है क्या। तो भाई ये देखो भाई, सारी बात तो करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर अपने ने क्या किया, अपने गए पहले इधर, तो इधर की साइड में गए तो
पंजाब, राजस्थान और गुजरात। फिर अपने गए इधर हिमाचल प्रदेश, ये कंधा उतर गया। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, नेपाल और राजस्थान दोनों से सीमा लगाता है। फिर ये बिहार, और ये बंगाल से चिपका हुआ अपना पश्चिम बंगाल, और ये ऊपर सिक्किम अंगूठे की तरह खड़ा। इधर बात करेंगे तो ये आसाम, ठीक है, ये आसाम से घिरा हुआ मेघालय, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा, और ये लाइन से अरुणा मामी। क्लियर है। इसके बाद अपने इधर इधर की साइड से जो है कोस्टल बॉर्डर या तटीय सीमा या पर गए तो ये सबसे पहले महाराष्ट्र, ये छोटा सा गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर है गोवा, तो ये कर्नाटक। ये पतला सा स्टेट कौन सा, केरल, लेकिन सबसे दक्षिण के अंदर कौन सा है, ये तमिलनाडु है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, और ओडिशा के बाद वापस से वेस्ट बंगाल। फिर अपने देखते हैं कि भारत के अंदर जो सीमा नहीं बनाते, तो ये देखो ये है हरियाणा, ठीक है भाई, ये हरियाणा है। ये कौन है भाई, ये मध्य प्रदेश, ये भी भारत की सीमा नहीं बनाता। इससे ये लंबाई में उत्तर से दक्षिण में अलग हुआ कौन सा है, छत्तीसगढ़। ये बिहार से अलग हुआ डब्बे के जैसा झारखंड, और ये रहा अपना कौन सा, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। क्लियर है भाई। इसके बाद में अपने ने ये देखा था भाई कि पंजाब और हरियाणा के बीच में ये देखो ये चंडीगढ़ रही, और ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में दिल्ली रहा। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो बस थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो क्या है, अभी आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या आसान हो जाएगा कि 4 केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा बनाते हैं उनको ढूंढना। 2 तो ये रे आसान, तो आसान ही है ये भी, कौन सा मुश्किल है, ये रे 2। एक ये रहा अंडमान और निकोबार, और एक ये रहा लक्षद्वीप। तो ये दोनों द्वीपीय समूह केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब एक बच गया, 2 बच गए। एक तो दमन और दीव और दादर और नागर हवेली, पूरा बड़ा नाम हो गया। और एक कौन सी है, पुदुचेरी। तो यहां देखना भी ध्यान से, यहां दमन है, ये गुजरात यहां तक है, ये दमन है और ये दीव है। ठीक है भाई, ये दमन है, ये दीव है, और दमन के थोड़ा सा पीछे यहां, ठीक है, तट से दूर दादर और नागर हवेली है। ठीक है भाई, और आपको ये आंसर मिल गया कि ये खंबात की खाड़ी दमन और दीव के बीच में है। खंबात की खाड़ी किसके बीच में, दमन और दीव के बीच में। तो पहले तो अपने उसका आंसर कर लेते हैं भाई, ये लो। ठीक है, और दमन और दीव के पास में थोड़ा सा स्थल के अंदर तट से दूर क्या था भी, दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली। ठीक है भाई, और अब इनको जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए भाई, क्लियर है भाई। अब देखिए यहां केरल में आपको एक नाम मिलेगा, माहे। इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। ये जो नाक सा बन रहा है, यहां आपको एक नाम मिलेगा, कराईकल। कराईकल। इसके ऊपर एक नाम मिलेगा, पुदुचेरी। और उसके ऊपर एक यहां आंध्र प्रदेश की तरफ एक नाम मिलेगा, यनम। और थोड़ा सा हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आश्चर्य हो, लेकिन आज के बाद मत करना आश्चर्य। ठीक है, इन चारों को मिलाकर इन 4 जिलों को मिलाकर हम एक केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, जो है पुदुचेरी या पौंडीचेरी बोल देते हो आप कई बार। अब नया नाम पुदुचेरी हो गया। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है, नक्शे में देख लेंगे। अभी देखो ये दमन और दीव दिया हुआ है, तो यहां थोड़ा सा समुद्र में है, दीव समुद्र में है, दमन और दीव के पीछे यहां जब आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगी तो उसमें आपको एक नाम मिलेगा, सिलवासा। सिलवासा दादर और नागर हवेली की राजधानी हुआ करती थी, और अब इन सबको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब देखना भी, आपके पास जब नक्शा आएगा या ये पीडीएफ आएगी तो आपको यहाँ माहे दिखेगा, माहे के ब्रैकेट में पुदुचेरी लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ कराईकल के ब्रैकेट में
पुदुचेरी, यहाँ खुद पुदुचेरी लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ यनम मिलेगा और उसके ब्रैकेट में पुदुचेरी लिखा हुआ मिलेगा। ये चारों मिलकर क्या कराते हैं, क्या बनाते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। ठीक है भी, तो वापस से ध्यान कर लेना इधर कि ये जो पुदुचेरी है, ठीक है भी, इसके जो 4 भाग हैं उसमें से पहला है माहे। मैं ये नहीं कह रहा कि केरल में है, लेकिन आपको नक्शे में ये केरल वाले, केरल की तटीय सीमा में मिलेगा। ऐसा मत कर देना कि केरल में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता इसका केरल गवर्नमेंट का, यहाँ यूनियन टेरिटरी है। ठीक है भी, इसके बाद में कराईकल, ठीक है, इसके बाद में खुद जो मेन आपको ना पुदुचेरी घूम के आना है, तो जो मेन जिला है पुदुचेरी, जिसका खुद का नाम पुदुचेरी है, ये दोनों तमिलनाडु वाली तटीय सीमा में, और यनम आपको मिलेगा कहां, आंध्र प्रदेश वाली तटीय सीमा में। तो अब आपको नक्शा एकदम क्लियर हो गया अभी मेरे हिसाब से। ठीक है, भारत में तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएगी। क्लियर है। और थोड़ा सा जम्मू कश्मीर और ये जो है मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि वर्तमान में अगर हम कहें कि हमारे पास वास्तव में कितना क्षेत्र है और कितनी क्लेम टेरिटरी है, तो उसको इस तरीके से थोड़ा सा याद करना है आपको। ये जो जम्मू कश्मीर है, तो इसमें ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है, जिसमें से इधर अब जम्मू कश्मीर भी अलग हो गया ना, जम्मू कश्मीर, और ये क्या हो गया, लद्दाख हो गया है। लद्दाख में मैंने आपको कहा 2 जिले आते हैं ना अभी, लद्दाख में कितने आते हैं, 2 जिले आते हैं। ठीक है, तो लद्दाख में 2 जिले में से एक जो है वो कारगिल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, लेह हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद में ध्यान देना, ये जो भाग है, ये जो लाल रंग से दिख रहा है आपको ऊपर, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है। कौन सा है, गिलगिट बाल्टिस्तान। बलूचिस्तान नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, बाल्टिस्तान बोल रहा हूं। ठीक है, और ये गहरा लाल जो है, यहां आपको लिखा हुआ मिलेगा आजाद कश्मीर। ये दोनों भाग जो हैं वो आप कह सकते हो कि POK हो गए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है भाई, और ये जो है, ये एक घाटी है, कभी पूछ सकते हैं आपसे, इसे शक्शगाम घाटी कहते हैं। क्यों पूछ सकते हैं, अभी देखो बात करेंगे। ये जो येलो कलर से है, ये अक्साई चीन है। ये वो भाग है जो 1962 में चीन से जो हमारी लड़ाई हुई थी, तब उसने एक बार हथिया लिया था, तो हमारा ही भाग है अक्साई चीन। ठीक है भाई, और यहां देखो, यहां ये त्रिभुजाकार क्षेत्र जो है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, और इसकी अवस्थिति लोकेशन देखो भाई, अक्साई चीन और इधर क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में है ये यहां पर हमको बहुत बड़े स्तर पर गश्त रखनी पड़ती है। इतने विवादास्पद क्षेत्र में है, इसीलिए इसे दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है भाई, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दें तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद है। ठीक है भाई, इसीलिए इसे कई बार दुनिया का तीसरा ध्रुव कह देते हैं। अच्छा, ये शक्शगाम वैली जो है, ये पाकिस्तान जो है उसने भाई एक तरीके से ये किसको सौंप दी है, किसको दे दी है, ये चाइना को दे दी है। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा कुछ एक क्षेत्र है, उनको ढंग से याद रख लेना।
और एक और चीज आपको मैं बता देता हूं कि नेपाल के साथ नेपाल के साथ जो उत्तराखंड वाला भाग है हमारा, ठीक है, वहां पिथौरगढ़ पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा विवाद में चल रहा है अभी। ठीक है, विवाद तो क्या है, जब 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर, ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया और ये हो गया नेपाल। जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का स्टेटस खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा था, तो हमने हमारा नया नक्शा जारी किया था। नेपाल ने उस नक्शे पर ऑब्जेक्शन उठाया और ये कहा कि भाई ये जो भाग आप दिखा रहे हो, ठीक है, ये तो हमारा है और इसका संबंध कहीं ना कहीं काली नदी से है। संगुली ट्रीटी हुई थी, उन पे अपने जाएंगे नहीं अभी, ठीक है, बहुत क्योंकि अपनी अपने केवल नक्शे पे बात करने वाले हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, उत्तराखंड और उत्तराखंड का कौन सा, पिथौरगढ़ पिथौरगढ़ जिला है। और जो क्षेत्र यहाँ विवादास्पद है, नेपाल जिन पर अपना अधिकार बता रहा है, उनमें एक तो याद रखना लिम्पी यादुरा क्षेत्र, लिम्पी यादुरा क्षेत्र, ठीक है भी। एक याद रखना ये काला पानी, अभी मैंने इसे काला पानी विवाद ही कहते हैं क्योंकि काली नदी का संबंध है इस क्षेत्र से। और नीचे आप आओगे तो ये काला पानी क्षेत्र है और ये है लीपू लेख दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लीपू लेख दर्रा। और इसे 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 एक तरीके से कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है। और भाई सीधी सिंपल सी बात है, अगर सोचो अगर ये नेपाल जो है उसके पास होता ये क्षेत्र, लिपू लेख दर्रा, दर्रा मतलब पहाड़ों के बीच के संकरे रास्ते, तो हिमालय के बीच का वो रास्ता जिससे आप नेपाल से होकर कहाँ आ सकते हो, भारत आ सकते हो। और ये क्षेत्र अगर नेपाल के पास होता और चाइना उससे हथिया ले, तो चाइना जो है यहाँ से सीधा दिल्ली पहुंच सकता है। दिल्ली यहाँ से 2-2.5 घंटे की दूरी पर है। तो ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है, सामरिक महत्व, ठीक है भाई, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस या आप कह सकते हो सामरिक महत्व। तो इसको याद रखना भी, जीके के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो ये कुछ एक विवादास्पद चीजें जो अपने कई बार जीके में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और आपको ध्यान भी होनी चाहिए। तो आई होप कि भारत का नक्शा जो है वो एकदम क्लियर हो गया आपके, कौन सा राज्य कहाँ है। और नक्शा लेकर बैठोगे तो आपको एकदम अच्छे से ये चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। और जो अपनी स्लाइड्स बनी है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपके साथ शेयर करूंगा। कहाँ शेयर करूंगा अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको बस मैं। तो ये पूरे अपने कह सकते हैं कि दुनिया में भारत कहाँ है और भारत के आसपास की संरचनाएं हमें याद रखनी है। ठीक है, एम आकृति, ये याद रख लेना भी, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। हिंद महासागर कैसी आकृति का है, एम आकृति का है। क्यों है, क्योंकि भारत की त्रिभुजाकार आकृति उसको एम आकृति में बांट देती है। ये भारत और श्रीलंका के बीच के जो चीजें हमें याद रखनी है, उस जो हमारा विवाद है कच्चा थीवू द्वीप का, ठीक है। इसके बाद में ये नेपाल के साथ जो हमारा विवाद है, हमें तो कोई, हमारा तो क्या है, नेपाल को विवाद है हमसे ठीक है। और ये जो वास्तविक स्थिति हम कहते हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार पूछ लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर वगैरह के बारे में क्वेश्चन आ जाता चीज है, ठीक है। पुदुचेरी नहीं पता हो तो अब याद रखना इस चीज। और दीव के खाड़ी नक्शे से याद रह जाएगा, इधर दमन है इधर दीव है, बीच में खंबात की खाड़ी है। नक्शा याद हो आपको, लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और नहीं, कितने राज्य और केंद्र आसपास की से सीमा बनाने
देशों का क्रम याद रख लेना, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट। तो ये सारी ये ठीक है। अच्छा, ना ध्यान से सुनना, इसमें 9 राज्य हैं, इसमें 9 राज्य हैं, इसमें 10, 9 9 18 और 10 28 और ये एक इसमें अकेला, तो कुल मिला के कितने थे ABCD सब 29, 9 10 और 1, ये भी याद रखना। और क्वेश्चन आज की अपने खत्म करते हैं। और बड़ी दिक्कत आई मुझे भी आज। क्यों दिक्कत आई? एक तो बहुत समय बाद मैंने क्लास ली है, दूसरा कैमरे वगैरह सब साइड में रखे हुए थे क्योंकि अभी मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ। और यूपीएससी और आरएस के खास तौर से इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, हालांकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है, और तो उनका पूरा एक गाइडेंस प्रोग्राम चलाता हूँ मैं, और जिसकी पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में दे रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, और इंस्टा और यूट्यूब दोनों ही अपने इसी नाम से है, सिविल प्रिपरेशन बीकानेर। और भाई आज बड़ा अच्छा लगा, 2 कॉल आए मेरे पास कि सर हम आपको फॉलो करते हैं इंस्टा पर, तो और आपकी रील्स देखते हैं। एक मैडम थे, उन्होंने कहा कि रील्स देखती हूँ, एक ना बहुत ही अच्छी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि सर आपसे मिलना है। तो मुझे थोड़ा सा और जोश आया वापस से कि यार अपने क्या कहते हैं कि अपने वापस से ऑनलाइन जो है वो वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं आज बहुत टाइम बाद जब मैं ऑनलाइन वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, तो कभी तो रिकॉर्डिंग वाला बटन ऑन नहीं होता, मैं 15 मिनट बोल गया, या कभी मैं ये माइक का बटन ऑफ था। तो ऐसे करते करते मैं मतलब वीडियो बनाना जिस समय था उससे कम से कम 2 घंटे बाद वीडियो बना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा। और लास्ट में मैंने ऐसे ही फ़ोन चेक किया, मैंने मिस कॉल देखा उसके अंदर, और मैंने उस पर फ़ोन किया कि यार किसका आया हुआ है। तो वो एक्चुअली क्या है कि ट्रू कॉलर पे कुछ आरटीओ आरटीओ लिखा हुआ रहा था, तो मैंने कहा किसका फ़ोन आ गया। तो मैंने फ़ोन किया, तो उधर से एक स्टूडेंट है उनका, उन्होंने बात की कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और आरएस का मेंस भी दिया है और आपसे मिलना है। तो वहाँ से आपको फॉलो करता हूँ, तो आपके वहाँ से नंबर मैं फीड कर रहा था, तो मिस कॉल चली गई। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार कि बीकानेर में जो इतने सीरियस मोड पे तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अपने को वो बच्चे अगर अपने को फॉलो करते हैं, वो बच्चे अगर अपना नंबर नोट करके अपने से मिलना चाहते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं अपने सही ढंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बीकानेर में क्या होता है कि आरएस आईएएस के नाम पे बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है, ठीक है। और मतलब क्या होता है कि कोर्स के नाम पर कुछ भी पढ़ा देना, जल्दी पढ़ा देना, बड़ा मिसलीड किया जाता है बच्चों को। तो इन्हीं से तंग होकर मैं ऑनलाइन मोड पे पढ़ाता हूँ। और खुद का एक गाइडेंस प्रोग्राम है मेरा, जिसमें मैं आईएएस और यूपीएससी और आरएस की तैयारी करवाता हूँ, खासतौर से उन बच्चों की जो या तो स्कूलिंग लेवल से ही तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, 11th 12th, या फिर जस्ट जो है वो कॉलेज में आने के बाद तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप मेरे पास आते हो, कहते हो कि आरएस और यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी कम से कम 2 से 3 साल मांगती है, और आरएस की तैयारी भी आपका कम से कम 2 साल मांगती है। मैं वैसा टीचर ही नहीं हूँ कि आप मेरे को आओ और कह दो कि सर हमें फाउंडेशन क्या टारगेट बैच बनाना है और 3 महीने बाद आरएस का एग्जाम है, अपने को पढ़ाना है, तो मैं मना कर दूंगा। मुझे पता है बच्चे को क्यों बेवकूफ़ बनाना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप भी अपनी ठोस तैयारी रखें, जिस भी लेवल पर हो आप, किसी भी वो याद आ गया मेरे को, लेवल सबके निकलेंगे ठीक है, एग्जाम सबके नहीं निकलेंगे, जो मेहनत करेगा, ठीक है वो, और लक जिसका रहेगा और जो मेहनत करेगा उनका एग्जाम निकलेगा भी, ठीक है। जो मतलब होता है कई बार यूपीएससी नहीं तो आरएस निकलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत काम आती है एक दिन। लेकिन हाँ, मैं बात ये कर रहा था अभी कि अगर आप मुझ पे अगर आप किसी भी मोड पर हो, ठीक है, आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर किसी पे भी हो, आपको लगता है अब तैयारी करनी है मुझे और तैयारी शुरू करनी है, तो आप एक बार गाइडेंस लेके देख सकते हो, ठीक है। और फिर तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, दिल्ली चले जाओ, ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन में दिक्कत रहती है, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमने उस कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है, हमने 1 डेढ़ लाख रुपए लगा दिए, अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, या गाइडेंस नहीं है।
तो थोड़ा सा क्या है कि पहले मेरी बात मानो, मैं नहीं कह रहा मेरे पास आओ, मैं कह रहा हूँ किसी के पास मत जाओ। आप 1 साल की ठोस तैयारी करो, सॉलिड तैयारी, ठीक है। अगर आप आईएएस या यूपीएससी या आरएस वास्तव में एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो उस 1 साल में आप, मैं कह रहा हूं, पूरी मेहनत के साथ ऑथेंटिक बुक्स और एनसीईआरटी कंप्लीट करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। उसके बाद आप चूज करो कि दिल्ली जाना है या यहाँ रह के ऑनलाइन तैयारी करनी है या वॉटेवर जो आपको मोड लेना है, लेकिन आपकी एक तैयारी तो करो, ठीक है। और भाई इसीलिए मेरे ऊपर जिन बच्चों को विश्वास है तो उनको लेकर तो मेरा गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई सेल्फ तैयारी से बीकानेर के अंदर कोई बच्चे निकल जाएंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, निकलेंगे, सेल्फ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कोचिंग के मामले में मैं आपको चैलेंज देके कह रहा हूँ कि क्लासरूम कोचिंग का या गाइडेंस का अगर कोई स्टूडेंट पहला बच्चा निकलेगा आईएएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर, आरएस में तो निकलेंगे ही, यूपीएससी में कोई पहला बच्चा निकलेगा, क्योंकि आरएस में तो पहले भी निकले हुए, यूपीएससी में कोई निकलेगा तो वो मेरे गाइडेंस प्रोग्राम का निकलेगा। जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास है उन पे। और जब दूसरे अनजान स्टूडेंट्स का फोन आता है तो उससे मुझे खुद को पता चल जाता है कि यार अपने कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं, सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स अपने से कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और अच्छा भी लगता है। चलो ठीक है भाई, तो ये तो बहुत सारी लास्ट में वापस से बातें हो गई। और तो मेन चीज़ ये है कि अब वीडियोस आते रहेंगे, और पहला वीडियो बन गया है तो अब बाकी के वीडियोस भी बन जाएंगे। जो दिक्कतें होनी थी वो हो गई, पहला सबसे फर्स्ट स्टेप, सबसे हार्डेस्ट स्टेप होता है, शुरुआत अपने ने कर दी है तो अब अपने को अंत करना है, शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल था। तो चलिए अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें और जी तोड़ मेहनत करें, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सिलेक्शन लेकर रहें, और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, और आपका सिलेक्शन ही मेरी गुरु दक्षिणा है। और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैंने कहा था, आपसे वादा किया था कि मैं वीडियोस लेकर आ जाऊंगा। एक दिन थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ये मेरे हिसाब से आर्टिस्टिक काम है, दिमाग होता है ना कि हाँ बनाना अब है, बनाना है तभी बनते हैं, लेकिन 15 अगस्त का मैंने एक टारगेट लिया हुआ था, तो एक तरीके से 15 अगस्त का ही गिफ्ट माने मेरी तरफ से आप लोग ये, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है मेरे, और कोई ज्ञानवर्धक या फिर नॉलेज गेन के लिए देख रहा है तो उसको भी मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें बात करेंगे अपने इंडिया के बॉर्डर पर, भारत की सीमा पर, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।